दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर और मैं रामजी प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पेपर 2 2016 में सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके पहले मैं जो वीडियो आपको लगातार देते आया हूं उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 80 का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेके आगे डिस्कशन करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों घबराइए नहीं, समय कम है, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते सभी लोग हैं, नोट सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होना जरूरी है। रटने की ज्यादा कोशिश नहीं करना है, क्योंकि रटने पे आपके अगर कुछ छोटा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं नोट्स पढ़ के, तो फिर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चनों का आप अभ्यास कर पाते हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता चल पाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजों के आंसर जानते हुए भी कभी कभी हम लोग गलत आंसर दे आते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सही होगा। लेकिन क्या होता है कि आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता चल पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसके आंसर हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस संबंध में तैयारी करें, इस संबंध में प्रिपरेशन करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेस भी जारी है और साथ ही साथ ऑफलाइन कोर्स में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन को, अपना तैयारी को अपना पुख्ता बनाना चाहते हैं, आप सफलता को निश्चित करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। जो नंबर आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करें और फिर हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं 2016 वर्ष 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 81 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। Which of the soil particles are bonded together by which of the following forces? Soil particles are bonded together by which of the following forces? ऑप्शन आपके पास है वंडरवाल्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल, तीसरा है ग्रेविटेशनल और चौथा है फ्रिक्शनल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो है ये सिंपल क्वेश्चन है। सॉइल पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रह पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द वंडरवाल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 फॉर Fe 415 स्टील इफ D by TW ratio is less than equal to 67 then plate girder must be designed as, जहां पर TW जो है ये थिकनेस ऑफ, ऑप्शंस आपके पास है प्लेट गर्डर विदाउट ट्रांसवर्स स्टीफनर, प्लेट गर्डर एज ऑर्डिनरी बीम, प्लेट गर्डर विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर और सी शेप्ड सेक्शन। आपको कहा जा रहा है कि अगर D by TW का रेशियो, प्लेट गर्डर अगर हम लोग देखें तो दिस इज प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर क्या होता है दोस्तों? प्लेट गर्डर होता है एक बिल्ट अप बीम। बीम दो प्रकार के होते हैं, है ना। अब बीम जो है स्टील में, ये स्टील का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है बीम से, है ना। ये क्वेश्चन बीम का है, फ्लेक्सुरल मेंबर का क्वेश्चन है। बीम दो प्रकार से बनाया जाता है। एक जो है कि आपके पास सेक्शन अवेलेबल होते हैं जो इंडस्ट्री में बनता है, सच टाइप ऑफ सेक्शन इज नॉट रोल्ड सेक्शन। लेकिन जब आपको उस एक ये जो रोल्ड सेक्शन आएगा, इंडस्ट्री से बना हुआ सेक्शन जो आता है, इसका जो डेप्थ होता है, विड्थ होता है, थिकनेस होता है, वो फिक्स होता है और वो तब क्या है पार्टिकुलर लोड के लिए काम कर पाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा लोड देना है, आपको डेप्थ बढ़ाना है, तो आप फिर क्या करते हैं, साइड पे बीम का निर्माण करते हैं प्लेट को जोड़ के या फिर और भी तरीके से। तो ये जो है प्लेट गर्डर एक बिल्ट अप बीम है जो जोड़कर बनाया गया है। तो बिल्ट अप बीम में ये जो है ये वेब कहलाता है। ये पूरा ओवरऑल थिकनेस है, डेप्थ है। तो D by TW डेप्थ कह रहा है कि लेस देन 0.67 रहेगा, तो कौन सा स्टीफनर प्रोवाइड करना चाहिए? तो अगर ये रेशियो लेस देन 67 होता है तो किसी प्रकार का स्टीफनर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, ना तो बियरिंग स्टीफनर, ना तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, ना तो वर्टिकल स्टीफनर। हमेशा ध्यान रखना है जब रेशियो ये इससे लेस होगा, है ना। और अगर यही अगर आपका अगर ये जो है Fe 250 होता तो ये रेशियो का वैल्यू बदल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 415 के लिए तो ये 67 है। तो ये रेशियो अगर लेस देन 67 है तो आप किसी भी प्रकार का स्टीफनर का यूज नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्लेट गर्डर विदाउट ट्रांसवर्स स्टीफनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज द स्पीड एट विच अ पंप रन्स व्हेन head develop is unity and discharge is 1 cubic meter. Second, head develop is unity and shaft horsepower is also unity.
थर्ड है डिस्चार्ज इज 1 cubic मीटर एंड शाफ्ट हॉर्स पावर इज यूनिटी। चौथा है हेड डेवलप इज ट्वाइस द डिस्चार्ज। तो देखिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड पंप का हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वह स्पीड, जिस स्पीड पर हेड जो डेवलप होगा वो 1 होना चाहिए और डिस्चार्ज 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज 1 क्यूबिक मीटर 1 यूनिट हेड के लिए देता है तो सच स्पीड इज नॉन एज स्पेसिफिक स्पीड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग। टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रीफर्ड बाय। टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग जो है वो किसके लिए प्रीफर किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके हैं फिक्सिंग पॉइंट्स विद हाईएस्ट प्रिसीजन, दूसरा है प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल इन ट्रायंगुलेशन, तीसरा है लार्ज स्केल सर्वे वर्क और चौथा है कंडक्टिंग सर्वे इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अगर आप यूजेज ऑफ टेकोमीटर पढ़ेंगे, टेकोमीटर एक्चुअली क्या है, ये ऑप्टिकल सर्वे का पार्ट है। ऑप्टिकल सर्वे मतलब इस तरह के सर्वे में हम लोग चेन और टेप का यूज नहीं करते, हम लोग ऑप्टिकल मींस का यूज करते हैं। जैसे आप थियोडोलाइट हो गया या टेलीस्कोप हो गया, इस तरह की चीजों का यूज होता है। और टेकोमीटर से हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो टेकोमीटर का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां टेप और चेन हम लोग यूज नहीं कर सकते, जैसे माउंटेनस रीजन है वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लो बीच में एक रिवर है, वहां पर भी आप चेन और टेप नहीं यूज कर सकते, तो उस केस में भी आप टेकोमीटर सर्वे का यूज करते हैं। तो ये लार्ज स्केल के लिए यूज होता है, लेकिन इसका करेक्ट जो होगा, मोस्ट एक्यूरेट जो होगा वो आंसर होगा कंडक्टिंग सर्वेइंग इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है ना। सो द आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, क्वेश्चन नंबर 85। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग फ्लैकी एग्रीगेट, डिक्रीजिंग कोर्स एग्रीगेट, इंक्रीजिंग फाइन एग्रीगेट, इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, इंक्रीजिंग फ्लैकी एग्रीगेट, डिक्रीजिंग कोर्स एग्रीगेट, इंक्रीजिंग फाइन एग्रीगेट एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट। वर्केबिलिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कितना आसानी से आप कंक्रीट को प्लेस्ड कर सकते हैं। और प्लेस्ड करने का मतलब लगा के उसको फॉर्म वर्क में जो आपको करना है वो काम आप उससे कर सकते हैं, जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में आप उसको आसानी से डाल सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर सीमेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीमेंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर वाटर की मात्रा को बढ़ाते हैं तो भी बढ़ेगा, यानी सीमेंट वाटर रेशियो का बढ़ाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। जितना स्मूथ होगा, जितना राउंडेड होगा ग्रेवल या एग्रीगेट, उतना वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। एयर इंटरटेनेंट डाल देंगे तो भी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ये सब ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो जब आप साइज बढ़ाते हैं एग्रीगेट का तो भी वर्केबिलिटी बढ़ता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 86। विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन। ऑप्शन है अल्कोहल मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड एंड पिक्नोमीटर मेथड। तो देखिए वाटर कंटेंट निकालने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें वाटर कंटेंट को हम लोग सॉइल का वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। इसमें मेथड्स जो है, सारे मेथड्स को बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं सारे मेथड्स को समझें जाने तो हमारे साथ ज्वाइन करें ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए इसमें क्या है, पहला जो ऑप्शन हो, पहला जो मेथड है वो ओवन ड्राइंग मेथड है। फिर होता है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड जो है ये हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, और ये मेथड का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता। बाकी जो भी मेथड्स हैं आपका वाटर कंटेंट निकालने के लिए, आइदर ओवन ड्राइंग मेथड या अल्कोहल मेथड या सैंड बाथ मेथड, है ना, या फिर रेडिएशन मेथड या फिर टॉर्सन बैलेंस मेथड, जो भी मेथड्स आपके पास और हैं, उन सारे मेथड्स में आपको कहीं भी जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो द करेक्ट आंसर विद द पिक्नोमीटर मेथड इज द करेक्ट आंसर। ये जो वैल्यू, अगर इसी क्वेश्चन को पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, तब आपका आंसर हो जाता है ओवन ड्राइंग मेथड। लेकिन आपको पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहेगा तो कौन सा मेथड का यूज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज पिक्नोमीटर मेथड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट शैल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 20 सेंटीमीटर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। आपको पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक रेक्टेंगुलर प्लेट का, जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है और जिसका डेप्थ भी आपको दिया हुआ है। आप देखिए आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिनका विड्थ आपको पता है, द विड्थ इज
10 centimeter and depth is 20 centimeter. This is 10 centimeter B और depth is 20 centimeter. आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज BD क्यूब बाई 12. सो करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं यहाँ से 10 इंटू 20 का क्यूब बाई 12. 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 इंटू 10 पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पर पहले से 10 है. सो दिस इज 80,000 by 12 centimeter 4. So the correct answer will be 80,000 by 12 centimeter to the power 4. So the answer A is the correct answer. Now next चलते हैं हम लोग. Allowable noise level in residential area is, पूछा जा रहा है कि allowable noise level क्या होगा रेसिडेंशियल एरिया में. तो आपके पास ऑप्शंस हैं 40 डेसिबल, दूसरा आंसर है 75 डेसिबल, तीसरा आंसर है 90 डेसिबल और चौथा आंसर है 55 डेसिबल. तो रेसिडेंशियल एरिया में जो नॉइज लेवल होता है इसका लिमिटेशन है, ये है 45 टू 55 डेसिबल और अगर यही इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा तो इसका लिमिटेशन है 85 डेसिबल. सो द करेक्ट आंसर इज 55 डेसिबल. नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89. द वेलोसिटी विथ विच द वाटर अप्रोचेज अ वियर इज कॉल्ड. एक वियर में जब वाटर रीच करता है तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ विल्ड, वेलोसिटी ऑफ नेप. तो ये बहुत आसान है, जब अप्रोच कर रहा है तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग. लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो. लेसिस थ्योरी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा. पहला है थ्रू पाइप, दूसरा है ओवर स्पिलवे, तीसरा है इन अलेवल रिवर एंड कैनल्स और चौथा आंसर है इन कॉन्क्रीट लाइन कैनल. तो कॉन्क्रीट लाइन कैनल में लेसिस थ्योरी का यूज नहीं होता, वह माइनिंग थ्योरी का यूज होता है. ठीक है ना. लेसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी, ये दोनों थ्योरी का यूज जो है वो एलेवल कैनल के केस में किया जाता है और ये थ्योरी उसी के लिए जाना जाता है. लेसिस और कैनेडी जो है ये काम ही सिर्फ कैनल के लिए किए हैं और किस कैनल के लिए किए हैं तो आपका एलेवल कैनल के किए हैं. दोनों ने यूपी और पंजाब में अपना वर्क किया था, है ना, बिफोर द फ्रीडम, मतलब आजादी के पहले इन्होंने काम किया था. सो द करेक्ट आंसर इज इन अलेवल रिवर्स एंड कैनल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पर है कि 1 ग्राउंड इज. तो एक ग्राउंड क्या होता है, ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है ना. सर्वेइंग में जब इंट्रोडक्शन मेजरमेंट आप देखते हैं तो उसका ये क्वेश्चन है. 1 ग्राउंड इज 24 स्क्वायर मीटर, 2400 स्क्वायर मीटर. ऑप्शन बी इज 222.96 स्क्वायर मीटर. ऑप्शन सी इज 10.764 स्क्वायर मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2.41 स्क्वायर मीटर. अगर ये स्क्वायर फीट में पहला ऑप्शन होता 2400 स्क्वायर फीट तो 1 ग्राउंड के इक्वल टू ये सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर. सो द 2400 स्क्वायर मीटर इज नॉट द करेक्ट आंसर. अगर आप 2400 स्क्वायर फीट को आप स्क्वायर मीटर में बदलेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगा 222.96 स्क्वायर मीटर. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मेंबर रेसिस्ट टॉर्सन. इसमें से कौन सा है जो टॉर्सन को रेसिस्ट करेगा. ऑप्शन आपके पास है शाफ्ट, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम और कॉलम्स. तो आप पढ़ते आ रहे हैं टॉर्सन, जब आप टॉर्सनल एनालिसिस करते हैं, टॉर्सन स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें हमेशा शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा शाफ्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार इज. लाइम मोटार के लिए मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होता है. तो सीमेंट मोटार हो या लाइम मोटार हो, दोनों के ही केस में मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो है ये होता है 7 डेज. ऑप्शन है 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज. तो मिनिमम पूछा है, सो द आंसर इज 7 डेज. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन. लाइम मोटार को हम लोग कहाँ मिक्स करते हैं. ऑप्शन आपके पास है विंड मिल, आपके पास है हॉफमैन्स मिल, तीसरा है पेन मिल और चौथा है रिग मिल. तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा, ये याद करने वाली चीजें हैं, बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है ना. तो इसका सही आंसर होगा पेन मिल. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 95. द मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर इज कॉल्ड. तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर, ओवरऑल बियरिंग कैपेसिटी और नेट बियरिंग कैपेसिटी. जब हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का बात करते हैं तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है सॉइल के ऊपर लगने वाला वह स्ट्रेस जिसमें वो शियर फेल्योर
तक पहुंच चुका है, यानी कि जब सॉइल हमारा शियर फेल्योर होने लगेगा उस समय जो वो स्ट्रेस ले पाएगा उसको बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये कहलाता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में सॉइल जो है उसमें शियर फेल्योर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। विदाउट फेल्योर लिखा हुआ है, विदाउट शियर फेल्योर। सो द करेक्ट आंसर इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, फॉर स्टोन्स मोह स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन टफनेस, हार्डनेस, फ्लैकीनेस इंडेक्स और ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए टफनेस को जो है हम लोग एबर्सन टेस्ट से हम लोग टेस्ट करते हैं, इंपैक्ट से हम लोग उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो स्केल होता है दैट स्केल इज मोह स्केल। सो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग स्टोन का जो है टफनेस हार्डनेस कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका मोह स्केल होगा। So now question number 97. Which of the following method is not a part of water purification? इसमें से कौन सा एक मेथड जो है वो पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन का नहीं है? ऑप्शन आपके पास है डिसइंफेक्शन, बी है कोगुलेशन, सी है इवोपरेशन और डी है फिल्ट्रेशन। तो वाटर ट्रीटमेंट में आप क्या क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट में आपके पास होता है स्क्रीनिंग, पहला काम करते हैं, फिर होता है एरेशन, दूसरा काम करते हैं, फिर आप करते हैं सेडिमेंटेशन, तीसरा काम करते हैं, फिर आपके पास अगला स्टेप जो होता है दैट इज फिल्ट्रेशन, एंड अगला स्टेप जो होता है वो होता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, इसमें कहीं भी इवोपरेशन नहीं आया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। इसमें कहीं भी अब देखिए इवोपरेशन नहीं आया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इवोपरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The process of evaluating cost of construction of a project is called. The process of evaluating cost of construction of a project is called. ऑप्शन आपके पास है वर्केबल कॉस्ट, रफ कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटिंग। तो ये सिंपल सा बात है, किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एस्टिमेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड। सीवेज का जो ट्रीटमेंट होगा पहला ट्रीटमेंट, जिसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, वो उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो आपके पास है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है, जनरली सीवेज को ट्रीट करने के लिए हम लोग केमिकल का यूज नहीं करते क्योंकि उससे बहुत सारा जो है ऑर्डरस गैसेस फॉल गैसेस रिलीज होता है, तो वो तो होगा नहीं। फिर आपके पास है डोमेस्टिक ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक आप घर में क्या ट्रीटमेंट करेंगे सीवेज का, इसलिए वो भी आंसर नहीं हो सकता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ये लास्ट स्टेप में दिया जाता है, स्लज के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है आप जो है स्क्रीनिंग जो करते हैं आप वो आपका है या ग्रेड चैम्बर का यूज करते हैं, वो सारा जो है आपका कहलाता है फिजिकल ट्रीटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फिजिकल ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंट्रैक्शन जॉइंट इन अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट इज। अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट के लिए आपका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा कंट्रैक्शन जॉइंट देने के लिए वो स्पेस क्या होगा? 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, 4.5 मीटर, 6.5 मीटर। कंट्रैक्शन जॉइंट जो है हम लोग कंट्रैक्शन होने के लिए छोड़ते हैं, है ना, और एज पर द कोड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.5 मीटर। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जेएसएससी 2016 के पेपर 2 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपको इसके बाद 100 के बाद कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। आप हमारे वीडियो देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन और कितने उसके वेटेज हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हमारा टेस्ट सीरीज भी है ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप किसी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए, और एक बात और कि आप जो है जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो में दे सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।